नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर जो हिंदी का पेपर है जिसका नाम है हिंदी अनुवाद, उससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। आपका ये जो मॉडल पेपर है कुल 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी अनुवाद किसको कहते हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अनुवाद का सामान्य अर्थ है एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत रूपांतरित करना, यानी कोई विचार एक भाषा में दिया गया है, जब हम उस विचार को दूसरी भाषा में रूपांतरित कर देते हैं तो उसी को अनुवाद के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, जो लैटिन से बना हुआ है। लैटिन शब्द ट्रांस और लेटस से यह बना हुआ है। ट्रांस का अर्थ होता है पार और लेटस का अर्थ होता है ले जाना, यानी जिसका अर्थ हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी एक विचार को एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाने को हम अनुवाद कहते हैं। ये तो अंग्रेजी में हो गया। अब संस्कृत में देख लेते हैं। संस्कृत में जो अनुवाद शब्द है वो संस्कृत की वद धातु में अनु उपसर्ग और घन प्रत्यय लगने से बना हुआ है। वद का अर्थ होता है बोलना या कहना, अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। अब इसका शाब्दिक अर्थ हो गया किसी के कहने के बाद कहना या कही गई बात को दोहराना, यानी किसी कही हुई बात को फिर से कहने को अनुवाद कहा जाता है संस्कृत में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रूपांतरण से क्या तात्पर्य है, यानी रूपांतरण किसको कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रूपांतरण का अर्थ है स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार ढालना, यानी स्रोत भाषा में कोई कथ्य दिया गया है, जब हम उस कथ्य को लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार बना देते हैं तो उसी को रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। इसमें मूल अर्थ को सुरक्षित रखते हुए व्याकरणिक संरचना, मुहावरों, सांस्कृतिक प्रतीकों में आवश्यक बदलाव किए जाते हैं ताकि अनुदित पाठक को स्वाभाविक और मौलिक लगे। इसका जो मूल मंत्र होता है वो रूप परिवर्तन होता है और अर्थ संरक्षण होता है, यानी इसमें अर्थ की रक्षा की जाती है और रूप पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शब्दानुवाद का अर्थ समझाइए। शब्दानुवाद होता क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि शब्दानुवाद का अर्थ है स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा में उसके क्रम के अनुसार अनुवाद करना। इन स्रोत भाषा में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के क्रम से जब हम अनुवाद करते हैं तो उसी को शब्दानुवाद कहा जाता है। इसमें भाव या शैली के बजाय शब्द प्रति शब्द रूपांतरण पर बल दिया जाता है। यह प्रविधि तकनीकी, कानूनी और वैज्ञानिक दस्तावेजों के लिए उपयोगी होती है जहां सटीकता अनिवार्य है, परंतु साहित्यिक अनुवाद में यह अक्सर नीरस और अप्राकृतिक हो जाता है, यानी साहित्यिक अनुवाद इससे करना संभव नहीं होता है। अंग्रेजी में इसको लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं, वर्बल ट्रांसलेशन कहा जाता है और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इसको कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मशीनी अनुवाद के लाभ बताइए। मशीनी अनुवाद के कौन कौन से लाभ हैं इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मशीनी अनुवाद एक ऐसी स्वचालित प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक भाषा से यानी स्रोत भाषा के पाठ को दूसरी भाषा यानी लक्ष्य में बिना मानवीय हस्तक्षेप के बदला जाता है। अब देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से लाभ हैं। इसका जो पहला लाभ है, यह विशाल डेटा का अनुवाद अत्यंत तीव्र गति से करने में सक्षम है, यानी कितना भी ज्यादा डेटा हो तुरंत इसका अनुवाद कर देगा। दूसरा क्या है, यह पेशेवर अनुवादकों की तुलना में किफायती और सुलभ है। एक साथ कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद जो है कर सकता है, अनुवाद की सुविधा देता है। यह तकनीक जो है 24/7 उपलब्ध रहती है, जिससे समय की बचत भी होती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या हैं। अनुवाद जब हम करते हैं तो एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, उस प्रक्रिया के कौन कौन से तत्व होते हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अनुवाद प्रक्रिया एक जटिल मानसिक और भाषिक गतिविधि है जिसमें स्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में अंतरित किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान नायडा के अनुसार
इसके 3 मुख्य चरण यानी कि तत्व होते हैं। उन्हीं तीनों तत्वों का एक एक करके हम लोग अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला तत्व है विश्लेषण। इसमें मूल पाठ के अर्थ और संरचना को समझा जाता है और इसी को विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। दूसरा तत्व है अंतरण, यानी संदेश को एक भाषा से दूसरी भाषा के मानसिक स्तर पर इसमें ले जाया जाता है। और तीसरा होता है पुनर्गठन, लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार उसे अंतिम रूप इसमें दिया जाता है। यही 3 तत्व जो है अनुवाद के होते हैं। अब अगला खंड देख लेते हैं, खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक अच्छे अनुवादक के गुण दायित्वों का उल्लेख कीजिए, यानी जो एक अच्छा अनुवादक होता है, जो अनुवाद करता है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से दायित्वों का निर्वहन उसको करना चाहिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अनुवादक ही स्रोत भाषा के पाठ को अर्थपूर्ण रूप से लक्ष्य भाषा में अनुदित करता है, यानी वह अनुवादक ही होता है जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। अनुवादक के द्वारा की जाने वाली यह प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। अनुवाद मूलतः एक ही व्यक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है, इसलिए उसके अंदर कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। अनुवादक के साथ अनुवाद से संबंधित कुछ दायित्व भी जुड़ जाते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन से गुण हैं और कौन से दायित्व हैं, एक एक करके उसका अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला है, एक अच्छे अनुवादक को स्रोत एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए, यानी उसको स्रोत भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए और उसको लक्ष्य भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है, अनुवाद से संबंधित विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी जिस विषय से संबंधित वो अनुवाद है उस विषय का ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। तीसरा है, एक अनुवादक में व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए, उसको व्याकरण आना चाहिए, बिना व्याकरण के वो ठीक ढंग से अनुवाद नहीं कर पाएगा। चौथा है, कुशल अनुवादक के पास अपनी एक स्वतंत्र विचार शक्ति होनी चाहिए। जब तक स्वतंत्र विचार शक्ति नहीं होगा तब तक वो ठीक ढंग से अनुवाद नहीं कर पाएगा। अगला जो है, अनुवादक के पास लोकोत्तर मेधा और आनंद कौशल होना चाहिए, उसको अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद के भीतर अनुवाद में प्रामाणिकता और मौलिकता जैसे गुणों को लाने की क्षमता भी उसके भीतर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साहित्यिक अनुवाद एवं तकनीकी अनुवाद में अंतर बताइए। साहित्यिक अनुवाद में और तकनीकी अनुवाद में क्या अंतर होता है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि साहित्यिक और तकनीकी अनुवाद के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। अब एक एक करके उन अंतरों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पहला अंतर मूल प्रकृति को लेकर के है। साहित्यिक अनुवाद जो होता है एक सृजनात्मक और कलात्मक कार्य होता है जिसको पुनर्सृजन भी कहा जाता है, जबकि तकनीकी अनुवाद पूर्णतः सूचनात्मक होता है, वैज्ञानिक होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। तो पहला अंतर इसके मूल प्रकृति में है। दूसरा, शब्दावली के स्वरूप में भी अंतर होता है। साहित्य में शब्दों के प्रतीकात्मक, व्यंजनापूर्ण और अलंकारिक अर्थ होते हैं। इसके विपरीत जो तकनीकी अनुवाद होता है इसमें पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब अगला अंतर देख लेते हैं। अनुवादक की स्वतंत्रता से संबंधित यह अंतर है। साहित्यिक अनुवादक के पास मूल भाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों के चयन और वाक्य विन्यास में पर्याप्त स्वतंत्रता होती है, लेकिन तकनीकी अनुवादक के पास ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। अगला अंतर देख लेते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव का अंतर है। साहित्यिक अनुवाद संस्कृति और समाज से गहरा जुड़ाव रखता है, जिसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का विशेष महत्व होता है। जो तकनीकी अनुवाद होता है ये प्रायः संस्कृति निरपेक्ष होता है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ये किसी एक विशिष्ट संस्कृति से जुड़े नहीं होते हैं, इन पर संस्कृतियों का कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। अगला है पाठक पर प्रभाव। साहित्य का जो लक्ष्य होता है वो पाठक को आनंद देना और संवेदनाओं को जगाना है। तकनीकी अनुवाद का जो लक्ष्य होता है वो पाठक को किसी मशीन, प्रक्रिया या सिद्धांत के बारे में बिना किसी भ्रम के स्पष्ट जानकारी देना होता है। अगला जो अंतर है वो शैली और संरचना को लेकर के है। साहित्य में शैली व्यक्तिपरक और भावनात्मक हो सकती है। तकनीकी लेखन की जो शैली होती है वो औपचारिक होती है, सीधी और स्पष्ट होती है, जिसमें जटिल अलंकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अगला जो अंतर है वो विषय क्षेत्र को लेकर के है। साहित्यिक अनुवाद में कविता, नाटक, उपन्यास जैसे भावनात्मक विषय आते हैं, जबकि तकनीकी अनुवाद में चिकित्सा, इंजीनियरिंग,
विधि और शोध पत्र जैसे ज्ञान विज्ञान के विषय शामिल होते हैं। तो उम्मीद है आप जान पाए होंगे कि साहित्यिक अनुवाद और तकनीकी अनुवाद में क्या अंतर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा कोश क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा कोश होता क्या है, फिर जानेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भाषा कोश भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। सरल शब्दों में यह किसी भाषा के वास्तविक प्रयोग जैसे लिखित या मौखिक का एक विशाल व्यवस्थित संग्रह है जिसे कंप्यूटर द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है। इसका उपयोग व्याकरण के नियम बनाने, शब्दकोश तैयार करने और मशीनी अनुवाद जैसी तकनीकों के विकास के लिए किया जाता है। भाषा कोश के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। एक एक करके हम लोग उस प्रकारों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला प्रकार है सामान्य कोश। इसमें किसी भाषा के सभी क्षेत्र जैसे साहित्य हो गए, समाचार हो गए, बोलचाल हो गए के संतुलित नमूने शामिल होते हैं जो भाषा के समग्र स्वरूप को दर्शाते हैं। यानी जो सामान्य कोश होता है किसी भाषा से संबंधित होता है, उस भाषा के सभी प्रकार के नमूने उसमें संग्रहित किए जाते हैं। कोश का अगला प्रकार देख लेते हैं। अगला है विशिष्ट कोश। यह किसी विशेष विषय से संबंधित होता है या किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हो सकता है या किसी विशेष कालखंड तक सीमित हो सकता है। जैसे तकनीकी शब्दावली कोश हो गया, कानूनी भाषा कोश हो गया, ये विशिष्ट कोश के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। अब अगला प्रकार देख लेते हैं। अगला है तुलनीय कोश। इसमें दो या दो से अधिक भाषाओं के समान विषयों और समान स्तर के पाठों का संग्रह होता है जो तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। अगला है समांतर कोश। समानांतर जो कोश होता है इसमें मूल भाषा का पाठ और दूसरी भाषा में उसका सटीक अनुवाद साथ साथ रखा जाता है। यह मशीनी अनुवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अगला जो प्रकार है वो है ऐतिहासिक कोश। यह विभिन्न समय अंतरालों पर भाषा में हुए परिवर्तनों और विकास यात्रा को समझने के लिए तैयार किया जाता है। यानी जो ऐतिहासिक कोश होता है वो कई कालखंडों से संबंधित होता है। जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि कालखंड में क्या परिवर्तन भाषा में आया हुआ है। अगला जो प्रकार है वो है मौखिक कोश। इसमें वास्तविक बातचीत, भाषणों और संवादों की रिकॉर्डिंग और उसके लिखित रूप का संग्रह जो है इसमें किया जाता है। अब अगला खंड देख लेते हैं। एक खंड 100 है, यहाँ पर ब हो गया है, इसको 100 कर लीजिएगा। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि अनुवाद होता क्या है, फिर अनुवाद का महत्व क्या है वर्तमान समय में, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि अनुवाद एक ऐसी सेतु रूपी प्रक्रिया है जो दो भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच विचारों का आदान प्रदान सुलभ बनाती है। यानी अनुवाद एक सेतु का काम करता है दो भाषाओं के बीच में, और इसके माध्यम से हम दो भाषाओं या दो संस्कृतियों के बीच विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में एक भाषा जिसको स्रोत भाषा कहते हैं में व्यक्त किए गए विचारों को दूसरी भाषा जिसको लक्ष्य भाषा कहते हैं में समान अर्थ और प्रभाव के साथ रूपांतरित करना ही अनुवाद कहलाता है। आज के वैश्वीकरण के युग में अनुवाद का महत्व निम्नलिखित है। इसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। एक एक करके हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। अनुवाद का पहला महत्व है ज्ञान विज्ञान का प्रसार। अनुवाद के माध्यम से देश और दुनिया में ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया जा सकता है। दुनिया भर में हो रहे वैज्ञानिक शोध, तकनीकी प्रगति और दार्शनिक विचारों को अपनी भाषा में समझने के लिए अनुवाद एकमात्र साधन है। अरस्तु से लेकर आइंस्टीन तक के विचार अनुवाद के माध्यम से ही जन जन तक पहुंचते हैं। तो पहला महत्व इसका हो गया ज्ञान विज्ञान का प्रसार। दूसरा महत्व है सांस्कृतिक एकता और समन्वय। अनुवाद विभिन्न संस्कृतियों के बीच की खाई को पाटता है। जब हम किसी विदेशी या अन्य क्षेत्रीय भाषा के साहित्य को अनुदित रूप में पढ़ते हैं तो हम वहाँ की परंपराओं और जीवन दर्शन से परिचित होते हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो होती है वो बलवती होती है। यानी अनुवाद जो होता है वो सांस्कृतिक एकता और समन्वय की भावना भी रखता है, इसको भी वो पुष्ट करता है। अगला जो महत्व है वह है प्रशासनिक एवं विधिक आवश्यकता। भारत जैसे बहुभाषी देश में सरकारी नीतियों, कानूनों और सूचनाओं को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रशासनिक कार्यों में सुगमता के लिए अनुवाद रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। अगला महत्व देख लेते हैं। अगला है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित महत्व।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से अनुवाद की भूमिका निर्णायक है। विज्ञापनों, उत्पादों का जो विवरण होता है जो पैकेट पर लिखा जाता है, और व्यावसायिक समझौतों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद बाजार को व्यापक आधार प्रदान करते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से भी इसका महत्व है, राष्ट्रीय एकता की भी दृष्टि से इसका महत्व है। भारत की विविध भाषाओं के बीच हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद राष्ट्रीय एकता का सूत्र बनाता है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद ने भारतीय चेतना को एक सूत्र में पिरोया है। अब अगला महत्व देख लेते हैं। अगला है रोजगार के अवसर। वर्तमान में अनुवाद एक फलता फूलता करियर है। मीडिया के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, दूतावास और प्रकाशन संस्थानों में कुशल अनुवादकों की भारी मांग है। इन रोजगार का अवसर भी अनुवाद उत्पन्न कराता है। अगला है साहित्यिक समृद्धि। विश्व प्रसिद्ध कृतियों जैसे शेक्सपियर की कृतियां या प्रेमचंद की रचनाएं अन्य भाषाओं में अनुवाद होने से विश्व साहित्य समृद्ध होता है और श्रेष्ठ विचार दूर दराज तक पहुंचते हैं। यानी अनुवाद के माध्यम से साहित्यिक समृद्धि भी होती है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि अनुवाद केवल भाषाई परिवर्तन नहीं बल्कि एक बौद्धिक साधना है। यह अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर विश्व को एक वैश्विक गांव में बदलने का सशक्त माध्यम है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपको बताना है कि पारिभाषिक शब्दावली होता क्या है, फिर इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी अनुवाद है। यानी पारिभाषिक शब्द को अंग्रेजी में टेक्निकल शब्द कहा जाता है। अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के टेक्निकोई से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कला या कला विषयक। कुछ ग्रंथों के अनुसार पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी ज्ञान विज्ञान की विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यानी पारिभाषिक शब्द उसको कहते हैं जो किसी ज्ञान विज्ञान से संबंधित होता है, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है, किसी विशिष्ट ज्ञान से संबंधित होता है और वह एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अब परिभाषा देख लेते हैं। पहली जो परिभाषा है वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। इन्होंने लिखा हुआ है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यानी इनका मानना है जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं और इनका जो अर्थ होता है वो निश्चित होता है। अगली परिभाषा देख लेते हैं। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार जिन शब्दों की सीमा बांधी जाती है वह पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जो उनकी सीमा नहीं बांधी जाती वह साधारण शब्द होते हैं। इनका मानना है कि पारिभाषिक शब्दों की सीमा बांध दी जाती है और सीमा बांधने से उसका अर्थ जो हो जाता है वो निश्चित हो जाता है, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है उन शब्दों को साधारण शब्द के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं तथा उनका अर्थ निश्चित होता है उन्हीं को पारिभाषिक शब्द जो है कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पारिभाषिक शब्दावली की पहली विशेषता है निश्चित अर्थ। यानी पारिभाषिक शब्दों का अर्थ जो होता है वो निश्चित होता है। पारिभाषिक शब्द का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी नियतार्थता है। सामान्य शब्दों के विपरीत इसका एक विशेष संदर्भ में एक ही निश्चित अर्थ होता है। इसमें अर्थ का विस्तार या अर्थ का संकोच नहीं होता है। दूसरी जो विशेषता है वो है अनेकार्थता का अभाव। सामान्य भाषा के जो शब्द होते हैं वो अनेकार्थी हो सकते हैं, लेकिन एक कुशल पारिभाषिक शब्द वह है जो भ्रम पैदा न करे। उदाहरण के लिए जो रिएक्शन है इसका अर्थ रसायन विज्ञान में अभिक्रिया होता है तो इसका अर्थ अभिक्रिया ही होगा, इसका अर्थ बदल नहीं सकता है, एक से ज़्यादा इसका अर्थ नहीं हो सकता है। यानी इसको पूरी तरीके से इसके सीमाओं को संकुचित कर दिया जाता है, इसको बांध दिया जाता है, फिर इसका एक से अधिक अर्थ नहीं हो सकता है। अगली विशेषता है संक्षिप्तता। ये शब्द कम से कम अक्षरों में गूढ़ और विस्तृत अवधारणा को व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं, यानी इनको अत्यंत संक्षिप्त करके बनाया जाता है। अगली विशेषता है परिशुद्धता। इन शब्दों में रंच मात्र भी अर्थ परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है, ये बिल्कुल परिशुद्ध होते हैं। विधि या चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में एक गलत शब्द का चयन पूरे अर्थ को बदल सकता है, इसलिए इनमें पूर्ण सटीकता होती है, पूरी तरीके से परिशुद्ध होते हैं।
अगली जो विशेषता है वो है व्युत्पत्ति परकता। कई पारिभाषिक शब्द अपनी मूल धातुओं या उपसर्गों प्रत्ययों से इस प्रकार बने होते हैं कि उनकी संरचना ही उनके अर्थ का संकेत दे देती है। अगली जो विशेषता है वो है प्रचलन और स्वीकार्यता। एक अच्छे पारिभाषिक शब्द को उस विषय के विद्वानों और समाज द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। अगली जो विशेषता है वो है नव निर्माण की क्षमता। पारिभाषिक शब्दावली में आवश्यकता अनुसार नए शब्द गढ़ने या अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया से शब्द ग्रहण करने की लचीली क्षमता होती है, यानी नए नए शब्दों को निर्माण करने की क्षमता इसमें बनी रहती है। अगला जो विशेषता है वो है तटस्थता। इन शब्दों में भावनात्मकता या अलंकारिकता का अभाव होता है और ये पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ और तटस्थ होते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप जान पाए होंगे, जो प्रश्न हमने आपके सामने रखा है उसका ठीक प्रकार से उत्तर मैं दे पाया होऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।